नहीं, कभी पहना क्या मैंने ऐसा? लो, यस। चलो, लास्ट हमने हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कौन से दो कंसेप्ट पढ़े थे बताओ? एक तो बिल्कुल, एक तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और एक क्या पढ़ा था हमने? अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। तो आज का हमारा वो टारगेट है, मिनिमम 2 या 3 चैप्टर के कंसेप्ट हो जाने चाहिए ताकि इससे आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज सबसे पहला है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या है आज आपका? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आपकी आरबीटी से आपको दिख जाएगा इसका क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 18 में आता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये चैप्टर या तो प्रैक्टिकल में आएगा या फिर थ्योरी में आएगा, और इस बार काफी चांसेस है थ्योरी के। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होता है यहां पर समझो। एक सभी छोटा सा एक पोर्शन बताते हैं। एक लास्ट क्लास में हमने अमालगमेशन पढ़ा, तो अमालगमेशन के अंदर क्या देखा कि एक कंपनी पूरी बंद हो जाती है। बंद होने का मतलब समझे कि वो अब कंपनी है ही नहीं, और क्या होता है कि वो दूसरी कंपनी में क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती है। तो मर्ज अलग होता है, कंसोलिडेटेड क्या होता है? अलग होता है। जैसे देखो, एक एच लिमिटेड नाम की कंपनी है और एक एस लिमिटेड नाम की कंपनी है। एस लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो इस एच लिमिटेड के धीरे 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 इक्विटी शेयर्स क्या करती रहती है? परचेज करती रहती है। पहले शेयर इसने परचेज करे 1000। एक कंपनी दूसरी कंपनी के भी शेयर्स क्या कर सकती है? परचेज कर सकती है। फिर परचेज करती है 2000 इक्विटी शेयर, फिर 3000 इक्विटी शेयर। ठीक है, तो बताओ पहले कितने शेयर परचेज किए? 1000। फिर और कितने कर दिए? 2000। और बात समझ में आई आपको? और फिर उसके अलावा 3 हो गए। अब और कितने कर दिए? 3। तो टोटल इक्विटी शेयर कितने परचेज कर लिया आपने? 6000। अरे समझ आ गई बात आपको? तो यहां ध्यान से समझना, 6000 शेयर परचेज कर लिए। इसका मतलब आप एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर के होल्डिंग 50% से भी क्या रखती है? ज्यादा की रखती है। समझ आई बात? मतलब ये कंपनी, अब तो दोनों में से इस कंपनी में बोलने का हक किसका है? इस एस लिमिटेड का, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किसके पास पड़े? एस लिमिटेड के पास पड़े। तो इसका मतलब अब आपको क्या बनानी पड़ेगी? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्या बनानी पड़ेगी बेटा? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। सर एस लिमिटेड कंपनी है ना, इस एच लिमिटेड के पूरे 100% शेयर भी क्या कर सकती है? समझ आई बात? लेकिन कंपनी बंद थोड़ी हुई है। अरे बात समझ, कंपनी बंद हो जाती है ना तो वो क्या कहलाता है? अमालगमेशन कहलाता है। दूसरी कंपनी में शामिल हो जाती है। लेकिन इसने तो इस दुकान को खुला ही रखा ना। ये दुकान तो क्या है आपकी? खुली। लेकिन मालिक कितने हो गए इसके? पहले 2 थे, फिर अब कितने रह गए? 1 ही रह गया। क्लियर है? अब ये एस लिमिटेड ने इसके एच लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर क्या कर लिए? परचेज कर लिए। मतलब यहां पर अब ज्यादा से ज्यादा राइट्स किसके पास है? अब यहां पर एस लिमिटेड के पास। अब सुनना मेरे बात, कि जो कंपनी क्या करती है? शेयर को परचेज करती है, वो कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी। कौन सी कंपनी होती है? और जो कंपनी, जिस कंपनी के शेयर सेल होते हैं, वो होती है सब्सिडरी कंपनी। कौन सी कंपनी होगी बेटा? इस बात का ध्यान रखना। यहां पर शेयर परचेज किसने किए? एस लिमिटेड ने। तो ये बहुत बड़ी कंपनी हो गई है। ठीक है, तो उस कंपनी को क्या नाम दोगे आप? होल्डिंग कंपनी। और किसके शेयर बिके? एच लिमिटेड के। तो ये कौन सी कंपनी हो गई? सब्सिडरी कंपनी। अरे बात समझ में आ गई आपको? तो इसको कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर 50% से ज्यादा क्या कर लेती है? परचेज कर लेती है। तो फिर उस केस में जिस कंपनी ने परचेज किया यानी होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी क्या करती है? एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाती है। अब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब इट्स बिल्कुल बहुत बेसिक सा एग्जांपल। कोई बात नहीं, किसका आ रहा है? एमिन उसको नीचे बोल के आ जाओ कि सर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जा मोहित। चलो देखो, अब एग्जांपल देखना हमारा। एच लिमिटेड कंपनी के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 10,000। अरे कितने हैं? लेकिन
अब एस लिमिटेड ने इसके कितने शेयर परचेस करके रख दिए, इसके लिए तो इन्वेस्टमेंट ही हुआ ना, अरे इसके लिए क्या हुआ, तो इसका मतलब आप होल्डिंग परसेंटेज कैसे निकालोगे, 8000 डिवाइड में क्या करोगे 10,000 और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है, तो बताओ कितना परसेंट हो गया, 80%। दिख रहा है सही कि 80% की होल्डिंग रखती है कंपनी। अरे कितने परसेंट की रखती है कंपनी, 80% की। और माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट कितना परसेंट हो गया, 20%। इसका मतलब माइनॉरिटी, अब माइनर सा शेयर है बाकी शेयर होल्डर का, थोड़ा सा हिस्सा बचा, अब इस 20% के अंदर इस कंपनी का हिस्सा है, बाकी 80% का हिस्सा किसका है, समझ आई बात देखो। तो ये होता है आपका कंसोलिडेटेड। अब कंसोलिडेटेड वर्ड का मतलब समझो, ये तो मैंने ऊपर प्रोसेस बता दिया कि सपोज हमने एक कोई शॉप खोल रखी है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप खोल रखी है, हमको है ना यहां पर किसी की जनरल स्टोर में भी इंटरेस्ट आ गया, तो एक सीधी सी बात है, आधे से ज्यादा मालिक हम उस जनरल स्टोर के कौन है, तो इसका मतलब मैं ये चेक करूंगा ना कि एक तो मैंने दुकान से जो कमाया वो है, और सामने वाली दुकान से भी कितना कमाया, वो कहलाता है कंसोलिडेटेड करना, यानी इकट्ठा करना एक जगह। क्या करना है एक जगह, लाइक एग्जांपल देते हैं, जैसे आपके इंडिविजुअल जैसे 12th में मार्कशीट आती है, तो हिंदी के मार्क्स अलग होते हैं, इंग्लिश के मार्क्स अलग होते हैं, तो सब अपने अपने इंडिविजुअल टीचर क्या करते हैं, क्या करते, लेकिन फिर जो मार्कशीट बनाने वाले हैं वो सारे नंबरों को एक साथ क्या करता है, एक जगह करता है, उसको कंसोलिडेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कंसोलिडेटेड, यानी मर्ज कर देना, प्रॉफिट को क्या कर देना, यहाँ पर मर्ज कर देना। तो अरे ये चीज क्लियर है क्या आपको, तो ये कहलाता है आपका कंसोलिडेटेड का पूरा मीनिंग। अब इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको प्रॉपर क्या करनी है, कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो होती है आपकी 6 होती है। टोटल कितनी स्टेप्स होती है, 6। अब उसमें सबसे पहली स्टेप और फिर दूसरी स्टेप और फिर तीसरी स्टेप, ये जो 3 स्टेप होती है वो होती है सारी की सारी छोटी कंपनी की। क्या होती है बेटा, छोटी कंपनी की, ध्यान रखना। छोटी कंपनी से तात्पर्य सब्सिडरी कंपनी, कौन सी कंपनी यहाँ पर, सब्सिडरी कंपनी यानी होल्डिंग कंपनी। क्लियर है क्या आपको, अगर आपको यहाँ थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये कंपनी लिख देते हैं सब्सिडरी कंपनी, नहीं तो फिर वो लिमिटेड में इधर कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो देखो, तो सबसे पहले देखेंगे सामने वाले का प्रॉफिट, तो उसको क्या कहते हैं, करंट ईयर प्रॉफिट। तो करंट ईयर प्रॉफिट सब इस कंपनी का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या है, पी एंड एल, माइनस क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल, फिर प्लस क्या करना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो क्लोजिंग बैलेंस को माइनस कर दोगे किससे, ओपनिंग बैलेंस से, तो इसका मतलब जनरल रिजर्व में कुछ पैसे हमारे इस साल हमने डाले थे, तो वो सब जोड़ दोगे तो आपका करंट ईयर का क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब जैसे करंट ईयर का प्रॉफिट आता है तो 2 बातें सामने आती है, एक वर्ड आता है प्री और एक क्या आता है, पोस्ट। प्री का मतलब क्या होता है, पोस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ सुनना, मैंने अच्छे से चार्ट बनाया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट की डेट है 1 अगस्त। इन्वेस्टमेंट की डेट क्या है, 1 अगस्त। तो आपने इस डेट को, यानी एस लिमिटेड नाम की कंपनी ने इस एच लिमिटेड नाम की कंपनी में 1 अगस्त को क्या किया था, इन्वेस्ट। इसका मतलब 1 अगस्त से क्या है, भेज देगा उनको, नीचे बुला रहे थे जो, बस इसलिए बुलाया था क्या, चलो ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किया था 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से पहले तो ये कंपनी खुद अकेली मालिक है ना, अरे इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो ये कंपनी क्या है, खुद मालिक है, लेकिन 1 अगस्त से इसकी शेयर होल्डिंग कितनी हो गई है, 50% से ज्यादा, 80% हो गई। तो यहां से, अब सुना मेरी बात, 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक कितने महीने हो गए, 4। तो इस प्रॉफिट में 4 महीने का जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा किसका है, एस कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का। लेकिन यहां से इन्वेस्ट कर दिया, कितने महीने हो गए, 8 महीने। तो 8 महीने के प्रॉफिट में दोनों का हिस्सा है। अरे 8 महीने के प्रॉफिट में दोनों का क्या है, जिसमें से 80% तो हिस्सा किसका है, समझ आ गई बात, और 20% किसका है, सब्सिडरी कंपनी का। अरे बेटा ये चीज क्लियर है क्या आपको, चलो। तो 2 स्टेप होगी, तो उसको कहते हैं प्री प्रॉफिट और क्या कहते हैं, पोस्ट प्रॉफिट। अरे क्लियर है क्या आपको चीज, चलो बताओ। सबसे पहली स्टेप क्या है, करंट, छोटी कंपनी की करंट ईयर प्रॉफिट,
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल, और माइनस क्या कर दोगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल, प्लस क्या कर दोगे, ट्रांसफर टू रिजर्व। तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस। फिर स्टेप सेकंड क्या करोगे, प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट। के इन्वेस्टमेंट की डेट से पहले वाला जो टाइम होता है वो प्री होता है, और इन्वेस्टमेंट की डेट से बाद वाला जो टाइम होता है वो क्या होता है, पोस्ट। अरे क्लियर है क्या आपको? और प्री का मतलब होता है वो कंपनी खुद अकेली मालिक होती है, और पोस्ट का मतलब क्या होता है, वो दोनों कंपनी में उसका हिस्सा होता है। स्टेप क्या है, थर्ड। स्टेप थर्ड है नेटवर्थ। नेटवर्थ का मतलब है इस पूरी कंपनी की वैल्यू। क्लियर है क्या? तो सिंपल सी स्टेप होती है, सबसे पहले क्या लोगे, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जब छोटी कंपनी की है ना, सब्सिडरी कंपनी की, प्लस क्या करोगे, जनरल रिजर्व का ओपनिंग, पी एंड एल का क्या करोगे, ओपनिंग। फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कि रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मतलब क्या होता है कि अब ज्यादा बोलने का किसका, इनका है ना, तो ये बोलेंगे नहीं बैलेंस शीट में जो फिक्स असेट्स है उनको कौन सी वैल्यू पे लेके आओ, न्यू वैल्यू पे लेके आओ। अरे कौन सी वैल्यू पे लेके आओ, तो न्यू वैल्यू पे लेके आएंगे तो ऑफकोर्स या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस होगा। अरे कभी पढ़ा होगा आपने पार्टनरशिप में रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो वहां देखा होगा ना कि असेट्स कभी इंक्रीज हो जाती है और कभी क्या हो जाती है। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? चलो देखो आगे। फिर प्री प्रॉफिट क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्री प्रॉफिट, जो कि कहाँ से उठेगा, ये यहाँ से उठेगा। फिर माइनस क्या करना है, वही वाली बात है, प्रॉफिट है, और लॉस भी हो सकता है, मतलब वैल्यू कम हो गई तो लॉस हो गया, वैल्यू बढ़ गई तो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। माइनस क्या करोगे, फिक्टिशियस असेट्स। अरे क्लियर है क्या आपको ये? चलो बताओ नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी, स्टेप्स कितनी बड़ी, तीनों छोटी कंपनी की। पहला करंट ईयर प्रॉफिट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पी एंड एल। फिर प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। फिर स्टेप 2 प्री और पोस्ट। प्री मतलब पहले, समझ गए बिफोर द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है क्या, क्या इन्वेस्टमेंट करने से पहले, और आफ्टर द डेट ऑफ। अरे क्लियर है क्या आपको? फिर अगला नेटवर्थ, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व का ओपनिंग, पी एंड एल का ओपनिंग, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और प्री प्रॉफिट। माइनस क्या करोगे, रिवैल्यूएशन का लॉस और फिक्टिशियस असेट्स। अरे क्लियर है क्या आपको जी? चलो आगे देखो। चौथा पॉइंट क्या है, गुडविल, और स्लैश क्या है, कैपिटल रिजर्व। अरे समझ आ गई बात आपको? अब ये बड़ी कंपनी की होगी है ना, होल्डिंग कंपनी की होगी तो इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे कि 8000 शेयर कितने में खरीदे थे हमने, वो इन्वेस्टमेंट की क्या हो गई, कॉस्ट। माइनस क्या करोगे, तो इस नेटवर्थ की जो वैल्यू हुई उसमें हमारा हिस्सा कितना है, 80%। और कितना है बेटा, 80%, तो वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है क्या? अगर आपका पॉजिटिव आंसर आता है तो गुडविल, और नेगेटिव आता है तो कैपिटल रिजर्व। अरे बेटा क्लियर है क्या आपको चीज? अगली स्टेप क्या है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, मतलब खुद ने कितना कमाया और सामने वाले से कितना मिला। तो यही देखो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या है, तो ये कंपनी पहले खुद की कंपनी का खुद का प्रॉफिट लिखेगी और फिर प्लस क्या कर देगी, पोस्ट प्रॉफिट, के उस पोस्ट प्रॉफिट में से 80% हमारा आया, तो इस साल हमने टोटल कितना कमाया, तो वो कहलाता कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। और फिर लास्ट में 6 पॉइंट क्या है, MSHI। तो आपने एक तो नेटवर्थ का 80% यहाँ लिया और एक पोस्ट प्रॉफिट का 80% यहाँ लिया, तो बाकी की जो इनके 20% बच गए वो कहाँ जाएंगे, MSHI में आ जाएंगे। MSHI मतलब ये हो गया माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। अरे एक बार चलो 1 सेकेंड, लास्ट बार एक बार वापस रिकॉल करो। सबसे पहले बताओ स्टेप फर्स्ट, करंट ईयर प्रॉफिट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। स्टेप 2, प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्री, इन्वेस्टमेंट करने के बाद पोस्ट। थर्ड, नेटवर्थ, शेयर कैपिटल, P&L का ओपनिंग, जनरल का ओपनिंग, रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और प्री प्रॉफिट माइनस रिवॉल्यूशन का लॉस और फिक्टिशियस असेट। अब दो बड़ी कंपनी का गुडविल और कैपिटल रिजर्व, तो जितने में इन्वेस्टमेंट किया आपने वो कॉस्ट आ जाएगी माइनस नेटवर्थ में हमारा हिस्सा कितना है, पॉजिटिव आया तो जनरल, पॉजिटिव आता है तो कैपिटल रिजर्व सॉरी गुडविल, और माइनस आता है तो नेगेटिव आता है तो। फिर पांचवा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L, पहले हम हमारा खुद का प्रॉफिट लेंगे, फिर उसके वाले प्रॉफिट में हमारा हिस्सा कितना है, तो शेयर इन क्या आ जाएगा, पोस्ट प्रॉफिट, और जो रिमेनिंग बचे शेयर इन नेटवर्थ और शेयर इन 20% इनके यहाँ आ जाएंगे। ये है आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है, 6। एक इसकी प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाई जाती है, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा व्यतीत हो जाएगा, तो
आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो मैं आपको है ना इसकी फ़ोटो भेज दूंगा आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की। क्लियर है? तो आपने क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट ही रखना। चलो आपको लिख लो, मैं आपको समय देता हूँ, 1 मिनट देता हूँ। तुम्हारी इच्छा पे है, मैं तो बाकी तो कभी बोलता नहीं। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 18 में ही मिलेगा, ध्यान रहे। इंटरनल क्या है? रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है रेनोवेशन, रिपेयर। आप अपनी घर अगर आपका टूट फूट जाता है तो क्या करते हो आप भाई? आपके पास 2 बातें, या तो सेल कर देंगे और या फिर क्या कर देंगे बताओ? उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे यानी सुधार करेंगे। तो रिकंस्ट्रक्शन के 2 पॉइंट होते हैं, एक तो होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एक क्या होता है एक्सटर्नल, जो कि हम पढ़ चुके। अब बेचो उसको तो भाई हमारा कोई मतलब नहीं है इसका, तो वो कहलाता है एक्सटर्नल, मतलब बाहरी। इसको क्या कर दो, बेच दो उसको, और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगर अभी भी कंपनी के शेयर होल्डर में हिम्मत है, नहीं डूबना चाहते हम, तो कंपनी इंटरनली क्या करेगी? उसका कंपनी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, कंपनी के लॉसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इन ईयर बाय ईयर कंपनी के लॉसेस क्या हो रहे हैं? कंटिन्यू हो जा रहे हैं। तो फिर उस लॉसेस के चलते कंपनी क्या करेगी बेटा? उसको रिकंस्ट्रक्ट करेगी, या नहीं संभलेगी तो बेच देगी टाइम से, लेकिन अगर हिम्मत है तो फिर क्या करेगी बेटा? रिकंस्ट्रक्ट करेगी। तो उसकी कुछ जनरल एंट्रियाँ होती है, बहुत आसान भाषा में आपसे मैं बोलूँगा। देखो, एक सपोज बैलेंस शीट है आपकी, उस बैलेंस शीट में आपने पहले अपने कुछ लॉसेस इकट्ठे कर लिए। क्या कवर कर लिया आपने? सारे लॉसेस। कि इस कंपनी में सपोज टोटल 20 लाख रुपए का लॉस चल रहा है, तो इस 20 लाख रुपए का लॉस चल रहा है, इसका मतलब ये लायबिलिटी साइड से आपसे लोग मांगते हैं पैसे। तो आप इस 20 लाख रुपए के लॉस को क्या करोगे बेटा? लायबिलिटी वालों के पास जाओगे और हाथ जोड़ोगे कि आप एक देखो कंपनी डूब जाएगी अपनी, तो आप एक काम कीजिए, जो आप हमसे पैसे मांगते हो वो थोड़ा सा क्या कर दो आप हमारे लिए, रिड्यूस कर दो, यानी छोड़ दो, माफ कर दो, सेक्रीफाइस कर दो। तो ये शेयर जो लायबिलिटी साइड वाले हैं वो हमारे लिए वैल्यू क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे सपोज क्रेडिटर कोई है जो हमसे 50 लाख रुपए मांगता है। कितने मांगता है? तो उसने बोला चलो ठीक है, अगर मैं आपकी बात का विश्वास कर लेता हूँ भाई, अगर कंपनी डूब गई तो क्या पता ये 50 लाख भी कुछ नहीं हाथ में नहीं आवे, तो मैं आपको 20 लाख रुपए क्या कर देता हूँ? सेक्रीफाइस कर देता हूँ। कितने सेक्रीफाइस कर दिया उसने? 20 लाख। तो हमारे लिए 20 लाख रुपए आ गए। अरे समझ आई बताओ? तो ऐसे क्या होता है, क्रेडिटर होता है, मतलब करंट लायबिलिटी वाले होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी वाले होते हैं। करंट लायबिलिटी में कौन होता है? क्रेडिटर होते हैं, समझ आई बात? बैंक लोन वाले होते हैं, या कुछ आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंस होते हैं जो हमसे पैसे मांगते हैं, तो उनके पास जाएंगे तो वो हमारे लिए कुछ अमाउंट सेक्रीफाइस करने के लिए क्या होते हैं? रेडी हो जाते हैं। समझ आ गई बताओ? तो क्रेडिटर अकाउंट DR2 क्या है? कैपिटल रिडक्शन। जितने रुपए का सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? कैपिटल रिडक्शन। क्या बोला मैंने आपको? जितने रुपए का रिडक्शन कर रहे हो वो हमारे लिए क्या है? सेक्रीफाइस अमाउंट हो गई। और बैंक लोन अकाउंट DR2 कैपिटल रिडक्शन। रिजर्व्स, ये तो सारे के सारे हमारे गुल्लक है। गुल्लक मतलब कि जो हमने फ्यूचर के लिए पैसे इकट्ठे करके रखे हुए थे। तो अब तो कंपनी की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है ना, क्या अभी भी इसको लेके रखोगे क्या? अरे बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे? इस पूरे गुल्लक को फोड़ देंगे और कैपिटल रिडक्शन के डब्बे में डाल देंगे। और किसके पास जाएंगे फिर? नॉन करंट लायबिलिटी वाले के पास। तो नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास कौन है? डिबेंचर। तो डिबेंचर को बोलेंगे भैया आप थोड़े से पैसे छोड़ दो हमारे लिए, तो वो भी हमारे लिए पैसे क्या कर देगा? छोड़े। बेटा 2 में कैपिटल रिडक्शन फिक्स है। 2 में कैपिटल रिडक्शन क्या है? फिक्स है। अगला देखो, अब किसके पास जाएंगे? भाई इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? एंड में पैसा मिलता है इनको, तो कंपनी डूब गई तो कुछ नहीं मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर वालों ने बोला आप चिंता मत कीजिए, मेरे एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। मेरे एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए? 10। तो मैं 5 रुपए छोड़ने के लिए क्या हूं? तैयार। तो अभी बाकी ये 5 रुपए का क्या है? मालिक। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DR और 2 में क्या करोगे? कैपिटल रिडक्शन कितने? 5 रुपए।
और बाकी के जो बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका मतलब अब आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपए नहीं रही, उसकी फेस वैल्यू ही कितने रुपए हो गई, इसलिए वापस हमने 2 में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डाला यहाँ पर। अगला इक्विटी शेयर भी छोड़ने के लिए क्या है, अरे भाई मेरे तो हाथ में ही नहीं आने, बचा तो भी कौन ले जाएगा, तो इसको तो ये मैं 8 रुपए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे कितने रुपए छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो इसका मतलब एंट्री तो होगी पूरे 10 रुपए से। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR 2 कैपिटल रिडक्शन कितना 8, और रिमेनिंग जो बचाएंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपए। अरे बेटा क्लियर है क्या, तो अब सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो हमारा जो गुल्लक है उस गुल्लक में पैसे क्या हो जाएंगे बेटा सारे। अगर अपना गुल्लक कहाँ गया, नहीं वो एक बॉक्स था ना, चलो इसी को गुल्लक मान लेते हैं। नहीं ये तो गुल्लक भरा हुआ है यार, ये तो कैलेंडर है। नहीं ये तो बोतल है, क्या लो, ये है भाई हमारा छोटा सा गुल्लक। इस खजाने के अंदर हमने पैसे डाले हैं, कहाँ डाले, कौन कौन से डाले, क्रेडिटर की वैल्यू डाल दी, बैंक लोन डाल दिया, रिजर्व डाल दिया, डिबेंचर डाल दिया, और प्रेफरेंस शेयर ने हमारे लिए पैसे छोड़े, इक्विटी शेयर ने हमारे लिए पैसे छोड़े। अब क्या करेंगे, बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, फिर वापस वो खाली करते हैं ना, फिर लास्ट में गिनने बैठते हैं, समझ आई बात, तो गिनने बैठेंगे तो टोटल काउंट हो गया, आई बात समझ में, टोटल काउंट हो गया। अब उन सभी प्रॉफिट से ये सारे लॉसेस सेट ऑफ करेंगे। अरे सारे लॉसेस क्या करेंगे, तो इन सब कैपिटल रिडक्शन को अपने क्रेडिट किया था, तो अब इनको क्रेडिट किया था, इसका मतलब जमा कर रहे थे, और अब इनको क्या कर रहे हैं, यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, तो यूज करने के लिए अब इसको पूरी टोटल को क्या कर देंगे, डेबिट। तो जहां जहां कैपिटल रिडक्शन है ना, वो सारी अमाउंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड होके यहाँ डेबिट में जुड़ जाएगी। अब पहला लॉस गुडविल, ये तो सिर्फ इसको सेल कर सकते हो क्या, नहीं, वो तो अमाल कमीशन हो गया, फिर तो आपकी गुडविल तो है ही नहीं। फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, P&L का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है। फिर फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी मार्केट में क्या हो गई, अरे डाउन हो जाती है ना भाई, करंट एसेट्स की वैल्यू मार्केट में क्या हो गई, तो जितने से कम हुई वो भी हमारे लिए क्या है, नुकसान है। और लायबिलिटी भी क्या हो सकती है आपकी यहाँ पर, तो वो भी नुकसान है आपका। और बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पर क्या आएगा, अगर पैसा बच जाता है, इकट्ठा किया हुआ पैसा दे दिया, लेकिन फिर भी अगर पैसा क्या हो रहा है, तो बच रहा है, तो वो आपके लिए क्या है, कैपिटल रिजर्व। अरे बेटा समझ में आ गई बात, जो कि बैलेंसिंग फिगर। सर डेबिट में कम पड़ सकता है, अरे कैसे कम पड़ सकता है भाई, मैं पहले लॉस को देख के ही पैसे इकट्ठे करने गया था, तो जब तक वो पैसे पूरे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा यहाँ पर। अरे बात समझ में आ गई आपको, तो ये होता है आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो टोटल देखो बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कितने पढ़ लिए, 4। सबसे पहला क्या पढ़ा कल क्लास में अपने, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अमालगमेशन। फिर तीसरा भी अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और क्या पढ़ा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये 4 क्वेश्चन में आपको देखो ऑलमोस्ट आपके बहुत काम आएंगे, छोटे क्वेश्चंस में भी आएंगे, और कोई प्रैक्टिकल करने का इच्छुक है तो वो भी इस कंसेप्ट को समझ के वापस क्या कर सकता है, प्रैक्टिकल ट्राई कर सकता है, इजी आते हैं इसके। अब रही बात आपके क्वेश्चन पेपर की, फॉर गेस्ट पेपर, ठीक है, तो आप सभी को गेस्ट पेपर देखो परसों तक मिल जाएंगे आपको आपके गेस्ट पेपर, समझ आई बात। और समय मिला तो विथ सॉल्यूशन ही, ताकि आपको कोई सॉल्यूशन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए आप लोग। तो आपको ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के गेस्ट पेपर, और स्पेसिफिक उसके अंदर आपको और मिलेगा कि प्रैक्टिकल चैप्टर जो करने के हैं, तो उसके IMP क्वेश्चन भी क्या है, वहीं पर ही मिल जाएंगे, समझ आ गई बात। तो ये आप लोगों की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की पूरी रिवीजन क्लास कंप्लीट हो जाती है। फिर कल वापस मिलेंगे हम हमारी DM की क्लास में, परसों भी क्या मिलेंगे अपन हमारी DM की क्लास में। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी गाड़ी चलती रहेगी अपनी, टुक टुक टुक, क्लियर है क्या। आई होप सो आपका एग्जाम अच्छा जाए। चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। घंटा नीचे दिए गए घंटे पे